Hello everyone, welcome to Edu4 IAS online lecture series. In this chapter, we will discuss agriculture, which is part and parcel of your class 8 NCERT geography book. Now as far as agriculture is concerned, agriculture एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का मिक्सचर है. तो एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या आता है? You can say lumbering activity, fishing, then we have growing of crops, rearing of animals. इन सबको collectively हमने एक नाम दिया है, that is agriculture. More than 50% of world's population is dependent upon agriculture for livelihood. So आप कह सकते हो कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड स्टिल इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए इस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है. इंडिया में भी अगर हम देखें तो मोर देन 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. सो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. Now as far as this activity is concerned, agriculture, इसके लिए सबसे important चीज़ जो है that is availability of arable land. You know, एग्रीकल्चर में जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वो उसके लिए एक ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पे इजीली आप कल्टीवेशन कर पाओ. तो सॉइल फर्टिलिटी, देन द डेप्थ ऑफ द सॉइल प्लस द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एक एरिया में उसके एरेबल लैंड के होने ना होने को अफेक्ट करता है. As far as the agricultural systems in the world are concerned, और आप कह सकते हो कि कहाँ कहाँ पे एरेबल लैंड अवेलेबल हैं जहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर चल रहा है. तो हेयर यू कैन सी अ ह्यूज एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, जितने भी ये ग्रीन पैचेस आपको ये अफ्रीका, यूरोप, इंडिया में मिल रहे हैं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एरेबल लैंड है. मतलब सॉइल सॉफ्ट है, फर्टाइल है, डीप है, इजीली कल्टिवेबल है, इसलिए वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है. जिन जिन एरियाज़ में एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, या तो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, या वेरी डेंस फॉरेस्ट आर अवेलेबल, और मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज सिटीज़ हैं, तो उन एरियाज़ में जो एरेबल लैंड है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट. एग्रीकल्चर जो है उसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. एग्रीकल्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टर्म है. इस ब्रॉड टर्म में बेसिकली आता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. प्राइमरली 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेजरली हम लेते हैं. बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं वो भी एग्रीकल्चर सिस्टम का ही पार्ट मानी जाती हैं. सो एग्रीकल्चर में बेसिकली फार्मिंग हो रही है. इट इज़ एनिमल रेयरिंग एंड रेजिंग ऑफ क्रॉप्स और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. वैसे ही एक और हमारे पास टर्म है विच इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. अब सेरिकल्चर में क्या होता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स. सिल्क वर्म्स बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. तो इस एक्टिविटी को हम सेरिकल्चर कहते हैं. ब्रीडिंग ऑफ फिश फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज कॉल्ड पिसिकल्चर. देन कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे यूरोप में इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द वाइन इंडस्ट्री ऑफ यूरोप, उसको विटीकल्चर बोला जाता है. एंड अल्टीमेटली वी हैव ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, जिसको एक कलेक्टिव टर्म दी गई है दैट इज हॉर्टिकल्चर. सो ये भी एग्रीकल्चर के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन इनको हम एक रिफाइंड टर्म दी है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड है. Now as far as agricultural system is concerned, किसी भी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक है इनपुट, दूसरा है द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड, एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट. सो इनपुट अगर हम देखें तो इनपुट में हमारे पास हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, कैपिटल, लेबर, वेराइटी ऑफ केमिकल्स. ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनपुट्स हैं जो कि फार्म में लगाए जाते हैं. एंड देन देर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस गोइंग ऑन. और ये जो ऑपरेशंस हैं ये हैं प्रोसेसेस. अब ये कौन से हैं? प्लोइंग ऑफ द लैंड, जिस टाइम हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर सोइंग ऑफ सीड्स. उसके बाद स्प्रेइंग,
स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड देन उसके बाद हम करते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो कि इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं, एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट विच इज द क्रॉप। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो इनपुट्स में हमारे पास जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें फिजिकल इनपुट्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि हर एक क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए कुछ एक सेट एनवायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, a nature of soil, then this sunlight condition। तो soil to soil वो वेरी करता है, तो वो सारे फिजिकल इनपुट्स हैं। एंड फिजिकल इनपुट्स के साथ साथ हमारे पास ह्यूमन इनपुट्स भी आ गए, ह्यूमन एलिमेंट जिसमें लेबर आता है, जिसमें सीड्स आती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, मशीनरी है, देन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं सारे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स। Now, as far as the farming is concerned, वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक जैसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस एंड व्हाट आर द ह्यूमन कंडीशंस, एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। सो बेसिकली क्या है, हर एक एरिया में जो कॉम्बिनेशन या जो इंटेंसिटी ऑफ यूसेज ऑफ इनपुट्स है वो वेरी करता है। फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स जो हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में एरेबल लैंड के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे एग्रीकल्चर दो किस्म का होता है, या तो एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस होगा या फिर वो कॉमर्शियल होगा। सो इसको हमने देखा डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, मतलब फिजिकल इनपुट्स आ गए, डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस कैसा है, ह्यूमन इनपुट्स आ गए, लेबर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसके बेसिस पे हमने ये दो टाइप के एग्रीकल्चर को डिफाइन किया है। यहीं पे एक और टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज की डेट में इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर टर्म। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जिसमें आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स आर नॉट यूज्ड। सो ये नेचुरल सिस्टम में ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है रादर देन द केमिकल वंस, और इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सीड्स नहीं की जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी अपकमिंग फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ देयर, बट ब्रॉडली एग्रीकल्चरल सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। एज फार एज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज कंसर्न, सबसिस्टेंस आप कह लो सेल्फ। सो फार्मर अपनी और अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है। ट्रेडिशनली वर्ल्ड का सारा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस नेचर का था, मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। सो ये फैमिली लेबर ही है, जो ट्रेडिशनल सीड्स अवेलेबल हैं उनको ही यूज़ किया जाता है, कैपिटल इनपुट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फॉर एग्रीकल्चर। जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इन द हेवी पॉपुलेटेड एरियाज वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। जब हम वर्ड इंटेंसिव यूज करते हैं, इंटेंसिव मतलब एक्सेस यूज ऑफ व्हाट, एक्सेस यूज ऑफ लैंड एंड लेबर। ये जो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे इसका यूसेज सबसे ज्यादा होता है। सेम पीस ऑफ लैंड इज रिपीटेडली पुट टू कल्टिवेशन, बार बार उसी पीस को हम यूज करते हैं, तो साल में एक पीस ऑफ लैंड से 2-3 क्रॉप्स जो हैं वो आराम से ले ली जाती हैं। और लेबर जो है वो सारा का सारा ह्यूमन लेबर है, मतलब मशीन्स जो हैं वो यूज नहीं की जाती हैं। मिनिमम कैपिटल इज इन्वेस्टेड देयर, और ये जो फार्म्स होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। तो छोटे छोटे फार्म्स हैं और इन छोटे फार्म्स में मशीन्स जो हैं वो हम ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाते हैं। दैट इज़ वाई द टेक्नोलॉजी और द मैकेनाइजेशन इज़ रियली वेरी मिनिमम इन दिस एरिया। ये जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्रॉप जो है वो है राइस। एशिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स जो हैं उनको भी ग्रो किया जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में ग्रो करते हैं। वी हैव प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑल्सो, ये प्रिमिटिव फॉर्म है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली इन एशिया, लेकिन
जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हैं जो कि आज की डेट में धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, उसमें दो आते हैं, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब चाहे वो ब्राज़ील है, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया एट्सेट्रा, ब्राज़ील, यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन एक्टिविटी है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, जिसमें फार्मर्स जो हैं वो लैंड रोटेशन करते हैं। दे डू नॉट स्टिक टू द सेम पीस ऑफ लैंड, रादर वो लगातार अपना लैंड शिफ्ट करते हैं। सो लोग क्या करेंगे, दे विल मूव टू वन पॉकेट इन द जंगल, उस एरिया के फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, मतलब ट्रीज को काटेंगे, जो बची हुई स्टेम्स होती हैं उनको जला के ख़त्म कर दिया जाता है। एक बार ये पैच क्लियर हो गया तो उसके बाद वो इसके ऊपर एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, तभी इसको स्लैश एंड बर्न बोला गया है। सो दे कीप ऑन कल्टिवेटिंग द सेम पीस ऑफ लैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कम से कम 3-4 साल तक ये रिपीटेडली इसको यूज़ करेंगे। कोई भी फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स इस फील्ड में नहीं लगाए जाते। तो जैसे ही इसकी प्रोडक्टिविटी नीचे आती है तो इस फील्ड को अबैंडन कर दिया जाता है और उसके बाद वो जंगल के और इंटीरियर में जाके किसी और पैच को सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस से वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू कर लेंगे। इस केस में जो कॉमन क्रॉप्स हैं वो है मेज, याम, पटेटोज एंड कसावा। सो ये हैं पॉपुलर क्रॉप्स जो कि यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। इंडिया में इसको झूमिंग कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया में इसको लडांग बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर इज द सेम, सिर्फ उसके नाम जो हैं वो अलग हैं। देन हमारे पास आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में बेसिकली जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो एनिमल रेयरिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ये कोई क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, ये सिर्फ एनिमल्स के हर्ड को रेयर करते हैं, चाहे कैमल हैं या हॉर्सेस हैं या फिर वो गोट्स एंड शीप्स हैं, और अपने हर्ड के साथ ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट लगातार मूव करते रहते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग अफ्रीका में बहुत कॉमन है, इन सहारा डेजर्ट और इन सऊदी अरेबिया, इन कज़ाकिस्तान, इंडिया में हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया या राजस्थान में, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉडर एंड वाटर। तो ये जितना भी मूवमेंट है नोमैडिक हर्डर्स का वो इन सर्च ऑफ दो चीज़ें हैं, फॉडर एंड वाटर, क्योंकि अपने सारे नीड्स के लिए ये एनिमल्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। एनिमल इनको मीट दे रहा है, मिल्क दे रहा है, इनको क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहा है, और एनिमल जो प्रोडक्ट्स हैं, बोन्स हो गए, टीथ हो गए या क्लॉज हो गए, तो उनसे ये अपने टूल्स बना लेते हैं। तो हर एक रिक्वायरमेंट इनकी एनिमल से पूरी हो रही है। सो इनको अपने एनिमल्स के लिए फॉडर चाहिए और वाटर चाहिए। सो जहाँ पे भी जब भी फॉडर एग्जॉस्ट होता है या वाटर सप्लाई ख़त्म होती है तो ये अपने पूरे बैग्स एंड बैगेजेस को पैक करके मूव कर जाते हैं दूसरे प्लेस में। तो ऐसे ये लगातार मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन आता है, दिस इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज मार्केट ओरिएंटेड, मतलब जितना भी प्रोड्यूस है वो सारा का सारा सेल होता है इन द मार्केट। फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए एक मिनिमम अमाउंट रखेगा, बाकी विल बी सोल्ड टू द मार्केट। अब चाहे वो नेशनल मार्केट है या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट है। कमर्शियल फार्मिंग इज़ कैपिटल इंटेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा हेवी इनपुट ऑफ कैपिटल होता है। ह्यूज फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड होता है, मशीन्स यूज़ हो रही हैं, हाई क्वालिटी सीड्स हैं, अबंडेंस ऑफ आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्टिविटी है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव एंड इनकम जनरेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट साइंटिफिक रिसर्च इन दिस फील्ड। सो ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो होता है। कमर्शियल फार्मिंग में या कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है ये इसके 3 फॉर्म्स हैं।
commercial grain farming, then we have mixed farming, and ultimately we have plantation agriculture. As far as commercial farming is concerned, commercial grain farming, इसमें एक huge area के ऊपर सिर्फ एक particular crop को ही grow किया जाता है. लेबर यूसेज मिनिमम, लेबर का काम सिर्फ मशीन स्विच ऑफ ऑन करना, ऑपरेट करना, दैट्स इट. बाकी सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो मशीन्स के थ्रू ही किया जाता है. सो लार्ज एरियाज होते हैं, 500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और उसके ऊपर एक्सटेंसिव वे में बहुत ही हाई एंड मशीन से प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ द फील्ड्स, हार्वेस्टिंग, पैकिंग, ये सारा मशीन्स की हेल्प से किया जाता है. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है ये बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. तो प्रेरी रीजन आ गया ऑफ यूएसए एंड कनाडा, यूक्रेन का स्टेपी रीजन आ गया, पुस्ताज आ गए हंगरी के, या फिर जो हमारे ये लैंड्स हैं ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, और से चाइना वाला एरिया. तो यहाँ पे इन एशिया इन क्रॉप्स को फोकस किया जाता है. प्राइमरली दो क्रॉप्स हैं, वीट एंड मेज, जो कि कमर्शियल एग्रीकल्चर में, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आते हैं. इन कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग जो स्ट्रेस है, दिस इज ऑन बोथ क्रॉप्स एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. तो दोनों को साइमल्टेनियसली किया जाता है. एंड इट इज वेरी कॉमन इन यूरोप, in eastern USA, Argentina, South East Australia, New Zealand and South Africa. So इन areas में जो कि mixed farming जहाँ पे हो रही है वो basically commercial oriented है. So सारे products जो हैं उनको basically market में ही भेजा जाता है. एशिया में भी मिक्स्ड फार्मिंग होती है, लेकिन वो सबसिस्टेंस नेचर की है, वो कमर्शियल नेचर की नहीं है. द थर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, दैट इज प्लांटेशंस. सो प्लांटेशंस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप के ऊपर फोकस होता है. एंटायर एरिया इज डिवोटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप. और ये जो सिंगल क्रॉप है उसमें टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, रबर एट्सेट्रा, ये बनाना और कॉटन, इनको लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है. और लेबर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, कैपिटल भी इन्वॉल्व है, और नियर बाय जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है. सो मेजर प्लांटेशंस जो हैं वर्ल्ड की, वो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में आया था. एक्चुअली प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ना, ये कॉलोनियल एरा का आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर है. ये ब्रिटिशर्स की देन है, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इन द ट्रॉपिकल एरियाज, और आज के डेट में ये अभी भी चल रहा है. दो अब कंट्री जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं फॉर दी कमर्शियल गेन्स. सो रबर जो है वो मलेशिया में ग्रो हो रहा है, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका. ये हैं एग्जाम्पल्स, फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड. देन एज फार एज द क्रॉप्स आर कंसर्न, क्रॉप्स के केस में अगर हम देखें तो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं. सबसे पहले क्रॉप जो आती है दैट इज राइस, ट्रॉपिकल क्रॉप है, हाई हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये इसकी रिक्वायरमेंट है. तो बेस्ट ग्रो करती है क्लेई सॉइल में, क्योंकि क्लेई सॉइल में पानी काफ़ी ज़्यादा रिटेन होता है. सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन. इंडिया वर्ल्ड में राइस का जो लीडर है दैट इज चाइना. It is the leader in rice production. This is followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. So majority of the rice in the world is basically produced in Asia. आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का 90% राइस जो है that is coming from Asia only. और यहाँ पे राइस बहुत ही इंटेंसिवली ग्रो होता है. तो this is part and parcel of intensive agriculture in this area. Then we have wheat. अब वीट जो है उसको माइल्ड टेम्परेचर्स चाहिए, तभी इंडिया में वीट को सर्दियों में ग्रो किया जाता है. ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स को सस्टेन नहीं करता है क्योंकि ये एक टेम्परेट क्रॉप है. सो वीट जो है वो माइल्ड टेम्परेचर्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है. और ये बेस्ट ग्रो होता है ऑन लोमी सॉइल्स. लोमी सॉइल्स होती हैं जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं ये ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटी में होते हैं. वीट को एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. सो कंट्री देखो, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर पे ग्रो होता है. देन वी हैव मिलेट्स. मिलेट्स जो हैं इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफ़ी स्टर्डी होती हैं. तो अगर सॉइल ज़रा फर्टाइल नहीं है, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है और ड्राउट
काफ़ी ज़रा फ्रीक्वेंटली अकर होता है, तो भी जो मिलेट्स हैं उनको हम आराम से ग्रो कर पाते हैं। तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, रिलेटिवली इनफर्टाइल सॉइल्स, यहाँ पे भी मिलेट्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। जवार, बाजरा, रागी, दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मिलेट्स। सो इंडिया में मिलेट्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेशली इन पेनिनसुलर इंडिया एंड राजस्थान गुजरात रीजन। उसके अलावा वर्ल्ड में मिलेट्स ग्रो होते हैं नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर रीजन। देन वी हैव मेज। मेज जो है इसको भी माइल्ड टेम्परेचर्स चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर, लॉट्स ऑफ sunshine. Fertile soils are very important, well drained, and उसके अलावा it is also grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. And then we have cotton. As far as cotton is concerned, it requires high temperature, light rainfall and 210 frost free days, क्योंकि कॉटन को फ्रॉस्ट मार देता है, इट किल्स दिस क्रॉप। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो कम रहें। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूसर्स चाइना, इंडिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड की, देन ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ हैं। एंड मैक्सिमम कॉटन प्रोड्यूस जो होती है वो एंटर करती है इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्रॉप इज जूट। नाउ एज फार एज जूट इज कंसर्न, इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट बेसिकली क्रॉप है ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, तो इसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर्स, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज वेल एज हाई ह्यूमिडिटी। सो ये जो एरिया है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जूट की डोमिनेंस है बाय जूट प्रोडक्शन की डोमिनेंस इन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 2 कंट्रीज जो हैं ये वर्ल्ड का अबाउट 95% जूट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कॉफी, एज फार एज कॉफी इज कंसर्न, बेवरेज क्रॉप है एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर क्रॉप, और ये बहुत ही एक्सटेंसिवली ग्रो करती है इन ब्राजील, विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम ब्राजील, इंडिया में भी जो कॉफी है उसको ग्रो किया जाता है स्पेशली ऑन द हिली स्लोप्स। ना अगर हम कॉफी के कंडीशंस देखें तो इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए, रादर वार्म क्लाइमेट चाहिए, नॉट वेरी हॉट, बट इट रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट एंड वेट क्लाइमेट। इसके रेनफॉल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली ज्यादा हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग वाटर होता है दैट इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप। यही रीजन है कि कॉफी जो है वो हमेशा हिल स्लोप्स के ऊपर ग्रो की जाती है, क्योंकि जो ये स्लैंटिंग स्लोप्स है इट ड्रेन्स ऑफ एक्सेस वाटर, तो वो कभी भी स्टैग्नेंट वाटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड परफेक्ट जो लोमी सॉइल्स होती हैं, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। द नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप इज टी। अब एज फार एज टी इज कंसर्न, लाइक कॉफी, ये भी हिल स्लोप्स में ग्रो की जाती है, क्योंकि अगेन इसके लिए जो स्टैंडिंग वाटर है दैट इज हार्मफुल। टी रिक्वायर्स रिलेटिवली कूल क्लाइमेट, मतलब जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ टी दैट इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कॉफी, एंड अगेन हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है दैट इज रिक्वायर्ड। टी एक ऐसा प्लांट है जिसको हमने एक बार ग्रो किया तो फिर उसके बाद वो आने वाले 50 इयर्स और मे बी 100 इयर्स तक वो प्लांटेशंस जो हैं वो चलती रहती हैं। एक एक जो हाई क्वालिटी टी लीफ है इट इज हैंड पिक्ड, इसीलिए ये बहुत ही एक्सटेंसिवली लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर का पार्ट है। इंडिया में जो टी है वो बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इंडिया, श्रीलंका, ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है इन द वर्ल्ड, एंड along with that Kenya and China also produce very good quality of tea. As far as now agriculture development is concerned, this is a very important area. Agriculture आज की डेट में भी
प्राइम एक्टिविटी है. प्राइम एक्टिविटी एज इन still in today's date majority of the world's population is deriving its livelihood from agriculture. तो अभी भी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्रीकल्चर जो है इट नीड्स टू बी एफिशिएंटली डेवलप्ड. तो जितना इनपुट है उसके हिसाब से जो आउटपुट है दैट इज ऑल्सो गेन्ड. एंड मोर ओवर डेवलप्ड एग्रीकल्चर विल इंश्योर फूड सिक्योरिटी. तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक एरिया में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर ensuring healthy development of agriculture and progressive economy. Now as far as agricultural development is concerned, इसमें क्या है, डेवलपमेंट से हम रेफर कर रहे हैं इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्शन विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन. सो जैसे जैसे डिमांड ऑफ फूड इज ग्रोइंग और डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स इज growing simultaneously जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये अलग बात है कि आज की डेट में जो एग्रीकल्चरल लैंड है दैट इज श्रिंकिंग, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है इट इज बीइंग डाइवर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. अब चाहे वो सिटीज के लिए है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, इन सारे रीजन से एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है. So it is very important that whatever available agricultural land is present, उसके ऊपर optimum production हो रहा है. और ये optimum production हम कैसे ensure करते हैं? Increasing the cropped area. Cropped area मतलब area which is under some type of crop. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका दूसरा वे आउट क्या है? रिपीटेडली सेम पीस ऑफ लैंड इज पुट टू एग्रेरियन यूज. मतलब साल में उसी लैंड के ऊपर एक से ज्यादा क्रॉप्स हम डिराइव कर रहे हैं, हर एक सीजन में एक नई क्रॉप उसके ऊपर ग्रो की जा रही है. अनदर थिंग इज bring diversity in the crop production rather than focusing upon monoculture. एक सिंगल क्रॉप के ऊपर फोकस ना करके वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं सीजन टू सीजन उनको ग्रो किया जाता है. Then improving the irrigation facilities because the rate at which the agricultural land is being used repeatedly, it ensures healthy and regular supply of water. तो रेनफॉल डिपेंडेंसी कम करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज अगर हम इंप्रूव कर देते हैं, मोर ओवर ट्रेडिशनल सीड्स को हम रिप्लेस कर देते हैं विद दी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स एंड साइमल्टेनियसली वी आर पुटिंग लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल सो दैट उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे. इन सारे रीजन से हम इंश्योर करते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी. एंड मोर ओवर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन एश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. तो ये जो ग्लोबल फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है ये इसको आंसर करेगा. एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. ब्रॉडली स्पीकिंग हम एग्रीकल्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक एग्रीकल्चर होता है जिसको हम प्लांटेशंस के लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो एग्रीकल्चर है दैट इज फॉर सेल्फ सस्टेनेंस, वो सबसिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है. यूजुअली देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और से यूके, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है दैट इज कमर्शियल, मार्केट ओरिएंटेड. ऑन दी अदर हैंड जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वहां पे जो फार्मर जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है, यानी कि दैट इज सबसिस्टेंस. कमर्शियल फार्मिंग में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, मतलब 500 हेक्टेयर्स, 1000 हेक्टेयर्स जो है ये कॉमन साइज है ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. ऑन दी अदर हैंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्री में जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, हार्डली 2 to 5 हेक्टेयर्स. अब इतना छोटा लैंड है तो उसमें आप मास प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही इस पीस ऑफ लैंड में मैकेनाइजेशन पॉसिबल है. सो इस रीजन से जो प्रोडक्शन है, जो ओवरऑल आउटपुट आता है दैट इज फार लेस एज कंपेयर टू द आउटपुट और द यील्ड जो कि हम एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर या कमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर से डिराइव करते हैं. फूड सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट
agriculture needs to be developed so that not only the demands of the current generation but even the demands of the future generations are met very comfortably from the available agricultural land. हमें पता है कि as the human population is increasing, every year millions of new hundreds of millions of people are being added to the टोटल पॉपुलेशन, तो उतने ही हमारे फीडिंग माउथ्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो एट द सेम रेट जो अवेलेबल फूड है दैट शुड ऑल्सो ग्रो, सो दैट एक जो डिमांड फॉर द ग्रोइंग फूड है दैट इज कन्वीनियंटली मेट. अगर हम सबसिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर को डिफरेंशिएट करें, अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें, तो हमें 5 क्राइटेरियाज हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन मेक आउट द डिफरेंस. फर्स्ट है पर्पस ऑफ फार्मिंग क्या है. एज फार एज द पर्पस ऑफ फार्मिंग इज कंसर्न, कमर्शियल में इट इज द मार्केट प्रॉफिट ओरिएंटेशन, सबसिस्टेंस में इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सो मार्केट में बेचने के लिए या तो ग्रेन्स बचेंगी ही नहीं, अगर बचेंगी तो बहुत ही कम अमाउंट में बचेंगी जो कि बेसिकली इनकम जनरेट नहीं कर पाता है. Secondly, what is the percentage of the labor force? Subsistence agriculture में mechanization level is very very low. मतलब जितने भी field operations हैं, from plowing to sowing of the crop to the harvesting, ये सारे human labor से किए जाते हैं. So farmer along with his family members is basically performing all the agrarian tasks. So इस case में जो percentage of human population जो labor है that is more than 50%. कमर्शियल में एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. सो ह्यूमन जो फोर्स है उसका काम क्या है, जस्ट ऑपरेशन ऑफ द मशीन्स और स्विचिंग ऑन एंड ऑफ दिस जो ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं. सो एज सच इट्स अ वेरी वेरी लेस अमाउंट. देन नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मशीनरी. अब क्योंकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल. यहाँ पे फार्मर पुअर है, फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है एक्सपेंसिव मशीन्स को खरीदना. सो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इज वेरी वेरी लो. लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो पूरा का पूरा फुल्ली मैकेनाइज्ड है. एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, राइट फ्रॉम प्लोइंग ऑफ लैंड टू पैकिंग ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस, वो सब कुछ मशीन्स के हेल्प से किया जाता है. सबसिस्टेंस फार्मिंग में अगर हम फार्म साइज देखें तो दैट्स वेरी स्मॉल. ऑन द अदर हैंड जो कमर्शियल फार्मिंग है उसकी जो फार्म साइजेस हैं वो 500 हेक्टेयर्स टू 1000 हेक्टेयर्स मैंने आपको बताया नॉर्मल साइज है. एंड सबसिस्टेंस में वो 2 to 5 हेक्टेयर्स के बीच में ऑन एन एवरेज रहता है. एंड लास्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फार्मिंग टू द अदर बिजनेसेस. इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देयर इज नो रिलेशनशिप एज सच विद अदर बिजनेसेस. बिकॉज फार्मर अगर मार्केट में प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पा रहा है तो उसका कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो एसोसिएटेड होता है विद अदर स्मॉल एग्री बिजनेसेस. सो उनके साथ जितने भी ये फूड पैकिंग इंडस्ट्री है या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनके साथ टाई अप्स होते हैं. तो जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली उस स्पेसिफाइड एग्री बिजनेस के तरफ ही डाइवर्टेड हो जाएगा. So these are the grounds on the basis of which we differentiate subsistence and commercial agriculture. Now, time to test your knowledge. What is the cultivation of grapes called? This is called viticulture. Then, type of farming to meet the family needs. This is the subsistence form of agriculture. Which of these is not commercial farming? Commercial grain, mixed farming, organic farming or plantation agriculture. So इस case में it is mixed farming which is not of commercial use. Then which of the following crops are raised in commercial grain farming? Basically it is wheat and maize both which are the commercial grains which go to the international market. So the correct option is both of these. Rubber plantations जो हैं they are very very common in the tropical rainforest region. क्योंकि रबर जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है.
सो इस तरह का क्लाइमेट हमें मिलता है इन मलेशिया, दैट इज वाई रबर कल्टिवेशन वहां पे ज्यादा कॉमन है। Which of the following country is the leading producer of rice? वर्ल्ड में डोमिनेंस है ऑफ राइस प्रोडक्शन इन एशिया, एंड एशिया में भी दो बड़े लीडर्स हैं। वर्ल्ड लीडर इज चाइना, इट इज देन फॉलोड बाय इंडिया। Then which of the following countries usually practice commercial agriculture? In this case it is USA. बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे मेजरली एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस इन नेचर। इंडिया में एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉकेट्स जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, पंजाब, हरियाणा, एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पूरा कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर है, बट ओवरऑल अगर हम गेज करेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस इन नेचर। सो इट इज यूएसए वेयर कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। पैडी इज अनदर नेम फॉर राइस क्रॉप। And match the following. Organic farming is the one in which natural materials and organic materials are used. There is no usage of chemical fertilizers. In mixed farming, farm animals are this is mixed farming is E. So in this case, in which crops are raised and livestock are also reared. So this is combined both the works going on. Contour farming जो है उसको हम hill slopes के ऊपर practice करते हैं to check the soil from getting eroded. Nomadic herding is in which herdsmen move from one place to another place और वो fodder और water की search में move करता है. And finally farming ecosystem is a combination of farms, farm animals and farmer. वो complete एक जो environment है वो है हमारा farming system. That's all for this topic. See you next time with another chapter of NCERT geography. Till then, keep learning, keep safe.